दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। इन 15 सालों में मुझे ट्रक चलाने का काफी अच्छा अनुभव हो गया है। इतने लंबे सफर में मैंने ना जाने कितने शहर, गांव और राज्यों के रास्ते देखे हैं। कभी पहाड़ों के संघर्ष भरे मोड़, तो कभी रेगिस्तान के बेबुनियादी रास्ते। हर मोड़ पर मुझे कुछ नया सीखने को मिला और हर सफर ने मुझे और मजबूत बनाया। ट्रक मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मेरे लिए एक जज्बा है। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, मैंने हर हालात में स्टीयरिंग संभाली है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किए हैं, लेकिन एक सफर ऐसा था जिसको आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। वो सफर इतना भयानक था कि आज तक मैं उसे भूल नहीं पाया हूं। उस रात ने मेरी और मेरे साथी की जिंदगी बदल दी। उस रात हमसे जो गलती हुई थी, वह शायद अगर हम ना करते तो हमें उस चीज का सामना ना करना पड़ता। दोस्तों, इस कहानी में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि वह गलती क्या थी और हमें किस चीज का सामना करना पड़ा। एक बात जो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। उस गलती के बारे में आपको अभी कुछ देर में पता चलने वाला है और इस कहानी से आपको एक सीख भी मिलेगी। तो चलिए कहानी को जारी रखते हैं। दोस्तों, यह बात आज से 8 साल पहले की है, जब वह सब मेरे साथ हुआ था। आज तो मेरे साथ कोई खलासी नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे साथ मेरा एक खलासी हुआ करता था। उसका नाम मोहन था। मोहन एक होशियार और निडर इंसान था। वो किसी से भी नहीं डरता था। देखने में भी काफी हट्टा कट्टा नौजवान था और जो भी काम मैं उसे बोलता वह उस काम को हमेशा पूरा करता था। मेरे साथ मोहन को काफी वक्त हो चुका था और अब मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता था। यह बात मोहन भी मानता था और वह मेरी काफी इज्जत भी करता था। हर बार की तरह इस बार भी हमें माल डिलीवर करने अपने शहर से दूसरी जगह जाना था, लेकिन इस बार का जो माल था वह हमें एक गांव लेकर जाना था। ये माल हमें उस गांव के गोदाम तक पहुंचाना था। अब आज से पहले तो मैं कभी भी उस गांव में नहीं गया था, क्योंकि मैं अपने ट्रक को लेकर एक शहर से दूसरे शहर ही चलता रहता हूं। लेकिन इस बार मुझे पहली बार उस गांव जाना था। हमें उस गांव तक उस माल को पहुंचाने का ऑर्डर मिला था, तो हमारा जाना जरूरी था। वो गांव शहर से काफी दूर था। हमें काफी वक्त लगने वाला था। एक तो हमें उस रास्ते का पूरा पता नहीं था। हालांकि इतना मैं जानता था कि कौन सी सड़क उस तरफ जाती है, लेकिन मैं कभी उस रास्ते पर गया नहीं था। तभी मैं थोड़ा अनजान था उस रास्ते को लेकर। अब जो मेरे ट्रक का मालिक था, मैंने उससे इस बारे में कहा भी कि मैं इस रास्ते पर पहले नहीं गया हूं। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि तुम्हारा जो खलासी है वह उस रास्ते को अच्छे से जानता है। अब मालिक की बात सुनकर जब मैंने अपने खलासी मोहन से पूछा तो उसने मुझे बताया कि हाँ उस्ताद, मैं उस रास्ते को जानता हूं। और वह मुझसे यह भी कहता है कि आपसे पहले मैं जिस ड्राइवर के साथ काम करता था, उस ड्राइवर के साथ मैं 1 से 2 बार उस गांव तक गया हूं। अब जब मोहन के मुंह से मैं यह बात सुनता हूं तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो, मोहन उस रास्ते को अच्छे से जानता है। अब टेंशन करने की कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपने ट्रक को माल लोड करने के लिए लगवा लेता हूं। अब जब तक माल लोड हो रहा था तब तक मैं और मोहन थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब बातों बातों में मोहन से मैं पूछता हूं कि हमें कितना वक्त लगेगा उस गांव तक पहुंचने में। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि उस्ताद, वो गांव तो यहां से काफी दूर है, हमें काफी वक्त लगेगा वहां पहुंचने में, लेकिन आप फिक्र मत करो, रास्ता अच्छा है। और वह मुझसे यह भी कहता है कि उस्ताद, गांव जाने का जो रास्ता है वह जंगल के बीचों बीच से गुजरता है। अब उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि फिर तो हमें जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि एक तो तुम कह रहे हो कि रास्ता लंबा है और जंगल से होता गुजरता है। हमें इस माल को सही सलामत पहुंचाना होगा। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों बोल रहा हूं, तो आपको बताता चलूं कि कुछ महीने पहले उसी गांव की तरफ जाते एक ट्रक को लुटेरों ने लूट लिया था और जो ड्राइवर उस ट्रक को चला रहा था उसे भी उन लुटेरों ने काफी मारा था। यही सब सोचकर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। अब मेरी बात सुनकर मेरा खलासी मुझसे कहता है कि उस्ताद, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं, मुझे सब पता है उस रास्ते के बारे में। तो उसकी बात सुनकर मैं उसे भी उस ट्रक के हादसे के बारे में बताता हूं
जो कुछ महीने पहले हुआ था। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि उस्ताद, उस बात को बीते तो अब काफी वक्त हो गया है। आप यूं ही टेंशन ले रहे हो। उस हादसे के बाद कितनी गाड़ियां उस रास्ते पर गईं, लेकिन आज तक कोई और हादसा मैंने नहीं सुना। और वह मुझसे यह भी कहता है कि लुटेरों का क्या है उस्ताद, आज वह एक रास्ते पर तो कभी दूसरे रास्ते होते हैं। अब उस दिन उस ड्राइवर की किस्मत खराब थी जो उस बेचारे के साथ यह सब हुआ था। मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि जो हादसा उस ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था, क्या वह दिन को हुआ था? तो मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है कि नहीं उस्ताद, वो हादसा रात के वक्त हुआ था। अब जब यह बात मैं अपने खलासी के मुंह से सुनता हूं तो मुझे थोड़ी टेंशन होने लगती है। उसके बाद मैं मोहन से कहता हूं कि तुम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि तुम उस गांव में दूसरे ड्राइवर के साथ माल पहुंचाने 1 से 2 बार गए हो। तो क्या तुम दिन को गए थे या रात को? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि दिन के वक्त गया था उस्ताद। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मोहन, आज पहली बार मेरा मन बेचैन है। तो मेरी बात सुनकर मोहन कहता है कि आप टेंशन मत लो उस्ताद, कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा मत सोचो। बस हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे। फिर मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो सब ठीक ही होगा। अब कुछ देर बाद ट्रक में माल लोड हो जाता है। माल लोड होने के बाद मैं मोहन से कहता हूं कि चलो मोहन, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि हाँ उस्ताद, आप ठीक बोल रहे हो, वैसे भी अभी हमें काफी सफर करना है, चलो फिर निकलते हैं। उसके बाद मैं अपना ट्रक स्टार्ट करता हूं और हम लोग वहां से माल लेकर निकल जाते हैं। हम दिन के 5 बजे वहां से माल लेकर निकलते हैं। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि दिन के 5 बजे ही क्यों, मैं जल्दी भी तो निकल सकता था। तो आपको बताता चलूं कि मैंने एक माल की डिलीवरी अपने शहर में भी की थी और मैं सुबह 10 बजे अपने शहर पहुंचा था। अब वो वाला माल पहले खाली किया, उसके बाद मुझे यह दूसरा ऑर्डर मिल गया और फिर यह वाला माल लॉट करवाया। तो तभी मुझे निकलने में इतनी देर लग गई थी। यही हम ट्रक वालों की जिंदगी है। हमें जैसे कोई ऑर्डर मिलता है, हम ना रात देखते हैं ना दिन, बस अपना माल उठाकर उसे सही जगह पहुंचाना ही हमारा काम होता है। खैर, उसके बाद हम अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में मोहन और मैं काफी बातें करते हैं। मोहन काफी दिलचस्प इंसान था। वो कभी इधर की तो कभी उधर की बातें करता और मुझे वह काफी हंसा भी रहा था। लेकिन शायद यही हंसी अब बहुत जल्द एक डर में बदलने वाली थी। लेकिन हम दोनों इस बात से अनजान थे। शायद हमें इस बात का पता ही नहीं था कि कोई ऐसी बला है जो हमारा इंतजार कर रही है और आज की जो रात आने वाली है वो हम पर काफी भारी पड़ने वाली है। खैर, सफर अच्छा जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब कुछ देर तक सफर करने के बाद मेरा जो खलासी मोहन है वह मुझसे कहता है कि उस्ताद, क्यों ना किसी ढाबे पर ट्रक को रोककर खाना खा लिया जाए। तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि तुम पागल हो गए हो क्या? अभी कौन सा टाइम है खाना खाने का, आगे कहीं खा लेंगे। तो मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है कि उस्ताद, अभी 6 तो बजने ही वाले हैं और अंधेरा भी कुछ वक्त के बाद होने ही वाला है। दोस्तों, यह वक्त सर्दियों का था और आप सबको तो पता ही है कि सर्दियों के वक्त कितनी जल्दी रात हो जाती है। उसके बाद मोहन मुझसे यह भी कहता है कि उस्ताद, खाना खा लेते हैं, क्योंकि यहां से कुछ दूर आगे चलने के बाद उस गांव की तरफ जाने वाली सड़क आने वाली है। उस रास्ते पर आपको कोई भी ढाबा नहीं मिलेगा और जब तक हम उस गांव तक नहीं पहुंच जाते, हम रास्ते में रुक भी नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी कि लुटेरों का काफी डर है उस रास्ते पर। इसलिए कह रहा हूं, उस्ताद, खाना खा लेते हैं। अब मोहन की बात सुनकर मुझे भी उसकी बात ठीक लगती है और मैं मान जाता हूं। उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद हमें एक ढाबा नजर आ जाता है और हम लोग अपना ट्रक उस ढाबे के बाहर लगाकर उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग खाने का ऑर्डर देते हैं और फिर कुछ देर में खाना आ जाता है। अब खाना खाते खाते मैं मोहन से कहता हूं कि खाना जल्दी जल्दी खाओ, हमें अभी बहुत सफर करना है और ज्यादा देर करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। और फिर मैं उससे यह भी कहता हूं कि मुझे वैसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, अभी भी मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है कि उस्ताद, आप बेकार की टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा। मोहन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की फिक्र ना हो।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मोहन एक निडर और मस्त मौला इंसान है। अब उसको इस तरीके से बेखौफ देखकर मैं भी थोड़ा बेफिक्र हो जाता हूँ और फिर सोचने लगता हूँ कि क्या यार चंद्रकांत, तुम ऐसे ही फालतू में डर रहे हो। जो होना होगा होकर रहेगा। मेरे फिक्र करने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है और मैं ऐसे ही फिक्र कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। मैं खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन शायद मेरे मन में जो बेचैनी चल रही थी वो कहीं ना कहीं सच्ची थी। खैर, हम लोग जल्दी से अपना खाना खत्म कर लेते हैं और फिर जल्दी से अपने ट्रक में चढ़ जाते हैं। उसके बाद मैं फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता हूँ। ढाबे से निकलने के बाद हम लोग फिर से बातें करने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद अब रात पूरी तरह से पसर चुकी थी। मैं भी सोच रहा था कि हमने बिल्कुल सही किया खाना खाकर, क्योंकि मोहन के बोलने के मुताबिक जहां हम जा रहे हैं वहां हमें कोई भी होटल उस रास्ते में मिलने वाला नहीं था। अब ढाबे से निकले हमें काफी वक्त हो गया था। तभी वह रास्ता हमें दिखाई देता है जो उस गांव की तरफ जाता था, मतलब जहां हमें जाना था। उस रास्ते को देखकर मेरा खलासी मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद देखो ये बाएं तरफ वाला जो रास्ता है, जो हाईवे से अलग होता नजर आ रहा है, इसी तरफ हमको जाना है। तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, मुझे पता है मोहन कि यही रास्ता है। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद आप तो बोल रहे थे कि आप उस गांव में पहले कभी नहीं गए, फिर आप इस रास्ते को कैसे जानते हो? तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, हाँ, मैं पहले कभी उस तरफ नहीं गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह रास्ता उस गांव की तरफ जाता है, क्योंकि एक बार यही इसी जगह एक आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और जब मैंने उसे लिफ्ट दी थी तो उसने खुद को उस गांव का बताया था और उसने मुझसे कहा था कि यह रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है। उसी आदमी से ही मुझे उस हादसे के बारे में पता चला था जब उस ट्रक को लुटेरों ने लूटा था, और तब उस ट्रक को लूटे हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। तभी मैं इस रास्ते के बारे में जानता हूं कि यह रास्ता उस तरफ जाता है। हालांकि मैं कभी गया नहीं हूं, लेकिन आज हमारी किस्मत देखो, हमें आज माल लेकर इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है। मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है, तभी मैं सोचूं कि आपको कैसे पता कि यह रास्ता उस तरफ जाता है। खैर, उसके बाद हम अपने ट्रक को उस गांव की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ लेते हैं, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस तरफ जाकर हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और आगे चलकर हमारे साथ क्या होने वाला है। इस बात से हम दोनों अनजान थे। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो सब उसे भुगतना ही पड़ता है, और शायद आज हमारी किस्मत ने भी हमें किसी ऐसी चीज से मिलाना था जिसको हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। खैर, अब हम अपने ट्रक को लेकर उस रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मुझे जरूर उस रास्ते पर चलते हुए थोड़ी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उस रास्ते पर लुटेरों का डर भी बहुत था। हालांकि आज से पहले मुझे कभी भी ऐसी बेचैनी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज पहली बार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मोहन ट्रक का रेडियो ऑन कर लेता है और फिर गाने लगाकर गुनगुनाने लग जाता है। उसे इस तरह से गुनगुनाता देखकर मैं उससे कहता हूं, तुम्हें कभी डर नहीं लगता क्या? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, किस बात का डर उस्ताद? मुझे कोई डर वगैरह नहीं लगता, और डर डर कर जीना भी कोई जिंदगी है। हमेशा जिंदगी में खुश रहो। मोहन की बात सुनकर मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलती है और मैं उससे कहता हूं, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कभी कभी डरना भी बहुत जरूरी होता है। तो मेरी बात सुनकर मोहन थोड़ा मुस्कुराता है और फिर मुझसे कहता है, बात आपकी भी सही है। उसके बाद मैं मोहन से पूछता हूं, मोहन, तुम मुझसे पहले जिस ड्राइवर के साथ काम करते थे वहां से तुमने काम क्यों छोड़ा था? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद वो ड्राइवर मुझसे काम बहुत करवाता था, लेकिन पैसे कम देता था और उतने कम पैसों में मेरा गुजारा भी नहीं होता था। तभी मुझे वहां से काम छोड़ना पड़ा। अब हम लोग यही सब बातें कर रहे थे कि अब हमारे देखते देखते जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। अब जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वह रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। एक भी गाड़ी हमें उस सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी। दोस्तों, उस वक्त का जो माहौल था वह काफी डरावना लग रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ही गहरा था और दूर दूर तक फैला हुआ था। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ही
उस रास्ते के अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। हमें सिर्फ उतना ही नजर आ रहा था जितना हम अपने ट्रक की हेडलाइट से देख सकते थे। बाकी का हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के दोनों तरफ काला घना जंगल था, जिसके बीचों बीच से हमारा ट्रक उस सुनसान सड़क पर गुजर रहा था। मुझे काफी डर लग रहा था उस रास्ते से गुजरते वक्त। पूरा जंगल शांत नजर आ रहा था। सिर्फ मेरे ट्रक के टायरों की घरघराहट और ट्रक के अंदर का रेडियो ही मुझे सुनाई दे रहा था। और कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे उस जंगल से देख रहा हो। इतना डरावना माहौल मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन वहीं अगर मैं मोहन की बात करूं तो वह अभी भी रेडियो में लगे गानों को गुनगुना रहा था। उसे ऐसा माहौल देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर, अब इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता हूं और अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा तेज कर लेता हूं ताकि हम जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन शायद मंजिल पर पहुंचने से पहले हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे हम दोनों अनजान थे। खैर, अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब कि अभी हम लोग अपने सफर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक से एक जोरदार धमाका हमें सुनाई देता है। और उस धमाके की आवाज इतनी भयानक होती है कि पूरा जंगल उस आवाज से गूंज उठता है। और उस आवाज को सुनकर मैं और मेरा खलासी मोहन भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उस सुनसान हाईवे पर इस तरह किसी धमाके की आवाज सुनना किसी को भी चौंका सकता था। खैर, अब जब हमने दोनों ने उस धमाके को सुना तो मैं एकदम से अपने ट्रक को ब्रेक लगा देता हूं और फिर ट्रक को सड़क के बीचों बीच रोक देता हूं। अब मेरे ब्रेक लगाते ही मोहन मुझसे पूछता है कि उस्ताद, आपने एकदम से ब्रेक क्यों लगाई? और जिस धमाके की हमको आवाज आई थी वह सब क्या था? तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, मुझे लगता है कि हमारे ट्रक का टायर फट गया है। मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, यह तो बड़ा गलत हुआ हमारे साथ। अब क्या करेंगे? तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, करना क्या है? टायर को चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने ट्रक को बिना टायर बदले मंजिल तक पहुंचा सकें। हमें टायर बदलना ही पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों ट्रक से उतर जाते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं और मेरा शक बिल्कुल सही निकलता है। ट्रक का टायर हमें फटा हुआ नजर आता है। उस टायर की काफी बुरी हालत थी। अब जब वो टायर फटा था तो एक पल के लिए ट्रक का थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन मैंने किसी तरह से ट्रक को संभालकर ब्रेक लगा दी थी। ये तो शुक्र है कि ट्रक का पिछला टायर फटा था। अगर अगला टायर फट जाता तो शायद हमारा ट्रक पलट जाता। खैर, उसके बाद मैं अपने खलासी मोहन से कहता हूं, तुम टायर को खोलो, मैं दूसरा टायर लेकर आता हूं। उसके बाद मोहन टायर को खोलने के काम में लग जाता है और मैं भी दूसरा टायर निकाल लेता हूं। दोस्तों, जिस जगह वो टायर फटा था वो जगह काफी ज्यादा अजीब और डरावनी नजर आ रही थी, क्योंकि जहां हम खड़े थे उस सड़क के नीचे की तरफ एक छोटी सी नदी बह रही थी और नदी में चलते पानी की आवाज हमें अच्छे से सुनाई दे रही थी। बाहर का माहौल काफी ठंडा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वक्त सर्दियों का था। अब मोहन ट्रक के टायर को खोल लेता है और फिर मैं उसे दूसरा टायर पकड़ा देता हूं ताकि वह अच्छे से उस टायर को बदल दे। मेरे पास एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी मैंने मोहन की तरफ की हुई थी, क्योंकि वो टायर बदल रहा था। इतने घने अंधेरे में वही टॉर्च ही हमारा सहारा थी। अब जब मैं उस टॉर्च को मोहन की तरफ टिकाकर खड़ा था तो बीच बीच में जंगल की तरफ भी मैं उस टॉर्च को लगाता था, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा था। मैं बस भगवान से एक ही दुआ कर रहा था कि हम लोगों का लुटेरों से सामना ना हो, क्योंकि इतनी सुनसान सड़क पर, वो भी इतनी रात को, माल से भरे ट्रक को रोकना किसी खतरे से कम नहीं था। और उस वक्त लुटेरों का काफी डर भी हुआ करता था। खैर, अब कुछ ही देर में मोहन ट्रक का टायर बदल लेता है और मैं उस फटे हुए टायर को ट्रक में अच्छे से रख देता हूं। उसके बाद मैं ट्रक में चढ़ जाता हूं और ट्रक में चढ़ने से पहले मोहन से कहता हूं कि अब ज्यादा देर मत करो, हमें जल्दी से निकलना होगा। यहां ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, आप ट्रक में चढ़ो, मैं अभी आता हूं। तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, आखिर तुम जा कहां रहे हो? तो मेरी बात सुनकर वो कहता है,
कहीं नहीं जा रहा उस्ताद, बस टॉयलेट करके अभी आता हूं। तो मोहन की बात सुनकर मैं उसे कहता हूं, जल्दी करो। उसके बाद मोहन ट्रक के पीछे की तरफ चला जाता है और मैं भी तब तक अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूं। अब मुझे 5 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं ट्रक में बैठे हुए, लेकिन अभी तक मोहन पीछे से वापस नहीं आया था। अब जब मोहन इतना वक्त लगाता है आने में तो मुझे उस पर काफी गुस्सा आ जाता है और मैं सोचता हूं कि आज अगर हमारे ट्रक को लुटेरों ने लूटा तो उसका पूरा जिम्मेदार यह मोहन होगा। कितना बेफिक्र इंसान है यह मोहन। इसे इतना तो पता होना चाहिए कि यहां रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मोहन मेरी ट्रक की खिड़की के पास आ जाता है और फिर मुझे आवाज लगाकर कहता है, उस्ताद जल्दी नीचे उतरो। तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, तुम पागल हो गए हो क्या? एक तो तुमने आने में इतनी देर लगाई और अब बोल रहे हो कि नीचे उतरो। तो मेरी बात सुनकर वो कहता है, उस्ताद मैंने कुछ देखा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या है? तो मोहन की बात सुनकर मैं उसे कहता हूं, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम जल्दी से ट्रक में बैठ जाओ। इस सुनसान रास्ते पर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मेरी बात सुनकर वो कहता है, उस्ताद आप एक बार तो देखो, आखिर वो क्या है, उसके बाद हम जल्दी यहां से निकल जाएंगे। तो मोहन की बात सुनकर मैं उसे कहता हूं, आखिर बताओगे भी क्या देखा है तुमने जो इतनी जिद कर रहे हो दिखाने की? तो मेरी बात सुनकर वो कहता है, आप खुद ही उतर कर देखो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो सब क्या है। अब मोहन की इतनी जिद करने पर मैं ट्रक को बंद कर देता हूं और फिर से टॉर्च को जलाकर ट्रक से नीचे उतर जाता हूं। उतरने के बाद मैं मोहन से कहता हूं, तुम भी ना छोटे बच्चे की तरह जिद करते हो, अब दिखाओ मुझे क्या देखा है तुमने। तो मेरी बात सुनकर वह कहता है, उस्ताद मेरे पीछे आओ, मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर मैंने क्या देखा है। अब मोहन की बात सुनकर मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूं। उसके बाद वह मुझे ट्रक के पीछे की तरफ ले जाता है और फिर वो मुझे थोड़ा साइड की तरफ ले जाता है। वहां मुझे एक रास्ता नजर आता है जो कि उस नदी की तरफ जा रहा था, जो कि सड़क के साथ में नीचे की तरफ थी। अब जब मैं उस रास्ते को देखता हूं तो मैं मोहन से कहता हूं, तुमने मुझे इसी रास्ते को दिखाने लाया है क्या? तो मेरी बात सुनकर वो कहता है, नहीं उस्ताद, इस रास्ते के साइड में देखो, इस पत्थर पर क्या रखा है। तो मोहन की बात सुनकर मैं अपनी नजर को थोड़ा और साइड में करता हूं और जब मैं अपनी नजर को उस पत्थर की तरफ करता हूं तो मुझे काफी अजीब लगता है और थोड़ा डर भी लगने लगता है। उस नजारे को अगर कोई आम आदमी देख ले तो वह काफी डर जाएगा। दोस्तों, अब जैसे ही मैं अपनी टॉर्च को उस पत्थर की तरफ करता हूं तो मैं देखता हूं कि 4 से 5 नींबू मुझे नजर आते हैं जिन पर सिंदूर डाला गया है और उन नींबुओं के साथ में मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। वो जो मांस के टुकड़े हमें नजर आ रहे थे वो खून से भरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मांस किसी ताजा जानवर का हो। इतना ही नहीं दोस्तों, एक काले रंग की गुड़िया भी मुझे नजर आती है जो कि उन नींबुओं के ऊपर लेटी हुई थी। अब जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे काफी अजीब लगता है और कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। तभी मेरा खलासी मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद ये सब क्या है? तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, यहां से जल्दी निकलो, अब यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। ये जरूर किसी ने कोई काला जादू किया है और ये सारी सामग्री जितनी भी मुझे नजर आ रही है ये सब काले जादू की सामग्री है। जरूर इस गांव में कोई काला जादू करता होगा क्योंकि बहुत से गांवों में लोग इन तंत्र मंत्रों में खोए रहते हैं, लेकिन हमें इससे क्या मतलब। चलो जल्दी, अब यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं होगा। तो मेरी बात सुनकर मोहन हंसता है और मुझसे कहता है, क्या उस्ताद आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो? मैं इन बातों को नहीं मानता, ये सब झूठी ही अफवाहें हैं। तो मोहन की बात सुनकर मैं उसे कहता हूं, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने बचपन में अपनी दादी से सुना था कि बहुत से लोग रात के समय यह काला जादू करते हैं और जो भी सामग्री यहां पड़ी हुई थी इनका उपयोग वो लोग करते हैं। मेरी दादी हमेशा मुझसे कहती थी कि कहीं भी अगर तुमको ऐसी कोई भी चीज नजर आए तो उससे हमेशा दूर रहना। तभी मैं तुमको बोल रहा हूं, इन चीजों से दूर रहो। आओ चलते हैं। अब मेरी बात सुनकर मोहन उसको एक मजाक के रूप में लेता है और मुझसे कहता है, क्या उस्ताद, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपकी तरह का इंसान इन बातों पर विश्वास करता है। तो उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं,
मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो जल्दी ट्रक में चलते हैं। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद 1 मिनट रुको, अब देखो मैं क्या करता हूं। तो उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, तुम क्या करने वाले हो? कोई भी गलती मत करना, चुपचाप ट्रक में बैठ जाओ। तो मेरी बात को नजरअंदाज करके मोहन एक गलती कर बैठता है, और वह गलती इतनी खतरनाक होती है कि जिसका खामियाजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मेरे काफी बार मना करने के बावजूद भी मोहन एक गलती कर देता है, और वो गलती यह होती है कि मोहन पहले तो उस पत्थर के पास जाता है और फिर एक जोरदार लात उस पत्थर पर पड़े नींबू और उस गुड़िया को मार देता है, जिसकी वजह से वो नींबू और वो गुड़िया वहां से गिरकर उस रास्ते से काफी नीचे पहुंच जाते हैं। अब जब मोहन ऐसा करता है तो उसको इस तरीके से करता देख मुझे काफी गुस्सा आ जाता है और मैं उसे काफी डांटता हूं, लेकिन मेरी डांट का उस पर कोई असर नहीं होता और वो मुझसे कहता है, उस्ताद लो, हो गया काला जादू खत्म। मोहन अभी भी उस बात को मजाक में ले रहा था, काफी हंस भी रहा था। उसके बाद मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद छोड़ो इस बात को, चलो अब चलते हैं। मोहन की बात सुनकर मैं भी ट्रक की तरफ आ जाता हूं और फिर मैं ट्रक में चढ़ जाता हूं। मेरे चढ़ने के बाद मोहन भी ट्रक में चढ़ जाता है, लेकिन शायद मोहन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इसकी सजा अब वो सारी उम्र भुगतने वाला है। उसके बाद मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूं और फिर हम लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। अभी हम लोग वहां से आगे की तरफ चले ही थे कि अचानक से मुझे महसूस होता है जैसे ट्रक का जो लोड था वह और भी भारी हो गया है। दोस्तों, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, हालांकि ट्रक में जो माल था वह भी काफी भरा हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक ओवरलोड हो गया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब मैं ट्रक को चला रहा था, मतलब कि ट्रक के टायर फटने से पहले, तब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन जब से हमने ट्रक का टायर बदला और हम लोग उस जगह को छोड़कर आगे बढ़े जिस जगह पर वो नींबू वगैरह हमें दिखे थे, तब से मुझे अपना ट्रक काफी भारी महसूस हो रहा था। अब यह चीज एक ट्रक ड्राइवर ही महसूस कर सकता है कि ट्रक अचानक से भारी हुआ या नहीं। उसके बाद मैं यह बात अपने खलासी मोहन से कहता हूं कि मोहन यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे ट्रक का जो लोड था वो बढ़ गया है। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, लोड तो पहले से ही है उस्ताद, आपको ऐसे ही महसूस हो रहा है। और वो मुझसे यह भी कहता है कि आपको अभी भी उन लुटेरों की टेंशन है कि कहीं वह हम पर हमला ना कर लें, और आपको जल्दी से माल पहुंचाने की भी टेंशन है, शायद तभी आपको ऐसा लग रहा है। मोहन की बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद यह सही बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन यह सब मानने से मना कर रहा था, क्योंकि ट्रक का जो लोड था वो सच में ज्यादा हो गया था। खैर, अब मैं इस बात को नजरअंदाज करके अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता हूं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और भी सुनसान और डरावना होता जा रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं मैंने इस रास्ते पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, और मैं यह भी सोच रहा था कि अब आगे से मैं कभी भी इस तरफ तो कभी नहीं आऊंगा। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि मोहन रेडियो को फिर से ऑन करता है और फिर से गाने लगाने लगता है। उसके रेडियो ऑन करते ही मैं सोचता हूं कि मोहन ने यह ठीक ही किया कि रेडियो ऑन कर लिया, नहीं तो मेरे दिमाग में ऐसे भी उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। अब हम दोनों रेडियो में चलते गाने सुन रहे थे और मोहन उन गानों को गुनगुना रहा था। अब कुछ देर तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर कुछ देर में सब एकदम से बदल जाता है। मतलब कि मोहन जो कि रेडियो में लगे गाने गुनगुना रहा था, अब अचानक से उसने गुनगुनाना बंद कर दिया। अब जब मोहन एकदम से चुप हो जाता है तो पहले तो मुझे यह सामान्य बात लगती है, लेकिन फिर जब मैं उससे कुछ पूछता हूं कि आखिर क्या हो गया मोहन, तुम एकदम से शांत क्यों हो गए, तो मेरी बात सुनकर मोहन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरे 1 से 2 बार पूछने पर भी जब मोहन का कोई जवाब नहीं आता तो मैं ट्रक को थोड़ा धीमा कर लेता हूं और पहले तो रेडियो को बंद कर देता हूं। फिर मोहन को दोबारा से पूछता हूं कि आखिर बताओगे क्या हुआ, तुम एकदम से चुप क्यों हो गए हो और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन मोहन अभी भी शांत था। दोस्तों, मोहन की हालत ऐसी थी कि वह एकदम से शांत खड़ा था। उसके माथे से पसीना छलक रहा था और वह मुझे थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। अब इस तरीके से मैंने पहले कभी भी मोहन को डरते नहीं देखा था। अब मोहन की ऐसी हालत देखकर मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि जो मोहन इतना दिलदार इंसान होकर भी अगर ऐसी हालत में था
तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह भी जरूर होगी। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, मोहन जो था, उसकी आंखें खिड़की से बाहर जो ट्रक का साइड मिरर था उस पर टिकी हुई थी और वह अभी भी खिड़की की तरफ ही देख रहा था। अब उसको इस तरीके से खिड़की की तरफ देखते हुए मैं सबसे पहले तो ट्रक को ब्रेक लगाकर रोक लेता हूं और फिर अपने हाथ से मोहन के कंधे को छूकर उसको हिलाता हूं। अब जब मैंने मोहन को छुआ तो पहले तो मोहन एकदम से चौंक जाता है। उसके चौंकने के बाद मैं उससे पूछता हूं कि क्या हुआ मोहन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, मैंने ट्रक के पीछे की तरफ किसी को चढ़ते हुए देखा है। और वो मुझसे यह भी कहता है कि उस्ताद, पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा कोई भ्रम है, लेकिन उसके बाद वो जो भी चीज मुझे नजर आई वो ट्रक के साइड की तरफ आती हुई मुझे दिखाई दी। उस्ताद, वो कुछ अजीब ही थी। अब मोहन की बात सुनकर मैं भी थोड़ा डर जाता हूं और सोचता हूं कि कहीं कोई लुटेरा हमारे ट्रक पर तो नहीं आ गया और उसी को मेरे खलासी ने देखा हो। उसके बाद मैं मोहन से कहता हूं, मोहन, मुझे तो लगता है कि जरूर यह कोई लुटेरा होगा जो तुमने देखा होगा। शायद जब हम लोग ट्रक का टायर बदल रहे थे तो यह लुटेरा तब हमारे ट्रक पर चढ़ गया हो। मोहन, यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है इसके साथी भी हमें आगे मिल जाएंगे। और जो हादसा आज से कुछ महीने पहले उस ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ था, आज वो हादसा हमारे साथ होने वाला है। मेरी बात सुनकर मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, जो चीज मैंने देखी है यह कोई लुटेरा नहीं है। उस्ताद, यह कुछ अजीब ही था। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? तो मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, एक भयानक साया मैंने अपने ट्रक के साइड की तरफ देखा जो हमारे ट्रक पर चिपक कर बैठा था और उस साये ने कई बार मेरे करीब आने की कोशिश की। उस्ताद, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से ट्रक को भगाओ। मोहन की बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं सोचता हूं कि कहीं मोहन मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा या फिर मुझसे कोई मजाक कर रहा हो, क्योंकि मोहन तो किसी भी चीज से नहीं डरता था। अब ऐसा कौन सा साया इसने देख लिया जो यह सब मुझसे कह रहा है? मुझे इतना तो पता था कि मोहन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता और ना मैं इन बातों पर विश्वास करता हूं। उसके बाद मैं मोहन से कहता हूं, तुम्हें मैं ही मिला हूं पागल बनाने को। आगे ही इस रास्ते पर इतना डर है और तुम भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहता है, उस्ताद, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी बात का विश्वास करो। तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो मुझे दिखाओ, कहाँ है वो साया? तो मेरी बात सुनकर वह कहता है, उस्ताद, अभी कुछ देर पहले यहीं मेरी खिड़की के पास मुझे नजर आया था। अब उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है इसने जरूर किसी लुटेरे को ही देखा हो, क्योंकि मोहन इतना भी झूठ मुझसे नहीं बोल सकता। उसके बाद मैं मोहन से कहता हूं, चलो मुझे दिखाओ कहां पर है वो साया, आओ ट्रक के पीछे अच्छे से देखते हैं कि आखिर तुमने क्या देखा। तो मेरी बात सुनकर वह पहले तो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। उसके बाद मैं और मोहन ट्रक से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन उतरने से पहले मैं अपनी सीट के नीचे की तरफ एक रोड को निकाल लेता हूं, ताकि अगर कोई लुटेरा हो तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई हथियार तो होना ही चाहिए। यही सब सोचकर मैं उस रोड को निकाल लेता हूं और फिर हम दोनों ट्रक से उतरकर ट्रक के पीछे की तरफ चले जाते हैं। अब जैसे ही हम ट्रक के पीछे की तरफ पहुंचते हैं, हमें कुछ भी नजर नहीं आता। ट्रक पूरी तरह से त्रिपाल से ढका हुआ था और ऐसी कोई भी चीज हमें वहां नजर नहीं आती जो मोहन ने मुझसे कही थी। अब यह सब देखकर मैं मोहन से कहता हूं कि जरूर तुम्हारे साथ कोई वहम हुआ है। अगर यहां कोई होता तो हमें जरूर दिख जाता। मेरी बात सुनकर मोहन भी काफी हैरान था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो भी उसने देखा वह एकदम से कहां चला गया। उसके बाद मैं मोहन से कहता हूं, अब जल्दी से ट्रक में चढ़ो, यहां रुकना ठीक नहीं है। तो मेरी बात सुनकर मोहन ट्रक में चढ़ जाता है और फिर मैं भी अपने ट्रक का फाटक खोलकर ट्रक में चढ़ जाता हूं। फिर हम अपना ट्रक स्टार्ट करके वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं। अब मैं अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा तेज कर लेता हूं ताकि हम जल्द से जल्द उस गांव तक पहुंच जाएं। अभी हम लोग वहां से थोड़ा आगे की तरफ चले ही थे कि अचानक से जंगल से कोई जानवर एकदम से निकलकर हमारे ट्रक के सामने आ जाता है। अब जब तक मैं वह सब समझ पाता कि आखिर वो क्या था, तब तक वो जो भी था मेरे ट्रक के नीचे आ जाता है
और एक जोरदार आवाज मेरे ट्रक के नीचे से आ जाती है। अब जब एकदम से मेरे साथ वह चीज हुई तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ब्रेक लगाने की, लेकिन शायद मेरे ब्रेक लगाने से पहले ही वो जो भी चीज थी या जो भी कोई जानवर था मेरे ट्रक के नीचे आ गया था। अब ये सब होने के बाद मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। ये सब मोहन ने भी देखा था, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सब कुछ एकदम से हुआ था। ये सब होने के बाद मैं और मोहन जल्दी से अपने ट्रक से बाहर आ जाते हैं और मैं अपनी टॉर्च को जलाकर ट्रक के नीचे की तरफ रोशनी करता हूं। अब जब मैंने अपने ट्रक के नीचे टॉर्च की रोशनी की तो मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। दोस्तों, मैं देखता हूं कि ट्रक के जो टायर थे वो पूरी तरीके से खून से भरे हुए थे। ये सब नजारा देखकर मोहन भी चौंक गया था। अब हम लोग ज्यादा ना सोचकर उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो भी चीज या जानवर हमारे ट्रक के नीचे आया वो क्या था। हम दोनों उस जानवर को अच्छे से पीछे की तरफ भी देखते हैं, लेकिन हमें सिवाय खून के वहां कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम लोगों की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर जो भी हमारे ट्रक के नीचे आया वो गया तो गया किधर, और वो क्या था। अगर कोई जानवर था तो हमें दिख क्यों नहीं रहा। यह सब देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद मैं मोहन से कहता हूं कि छोड़ो इस बात को और जल्दी से ट्रक में चढ़ो। उसके बाद मोहन और मैं, हम दोनों ट्रक में चढ़ जाते हैं और अपने ट्रक को स्टार्ट करके जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाते हैं। अब गांव तक पहुंचने में हमें थोड़ा ही समय लगने वाला था। उसके बाद हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब वहां से चले हमें 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे कि मोहन फिर से डर जाता है और थोड़ा चीख कर मुझसे कहता है, उस्ताद, वो साया फिर से मुझे दिख रहा है। उस्ताद, ट्रक को तेज करो, वह हमारे पीछे ही आ रहा है। अब उसकी बात सुनकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बात पर यकीन करूं या नहीं, लेकिन जो भी अब तक हमारे साथ उस रास्ते में हुआ था उन सबको सोचकर मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो भी रहा था। लेकिन पूरी तरह से अभी भी मैं इस बात को नहीं मान रहा था कि जो भी मोहन मुझसे कह रहा है क्या वह सच है। अब जब मोहन को 1 से 2 बार वो साया फिर से नजर आता है तो मोहन अपनी सीट से उठकर मेरी सीट के पीछे आ जाता है। उसको इस तरीके से मैंने पहले कभी भी डरता नहीं देखा था। अब जब मोहन मेरे पीछे आ जाता है तो मैं उससे कहता हूं कि क्या हो गया, तुम यहां मेरे पीछे क्यों आ गए। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, उस्ताद, वो साया हमारे ट्रक पर फिर से सवार हो गया है और वो दिखने में काफी भयानक नजर आ रहा है। अब उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर विश्वास होने लगा था, क्योंकि मोहन अगर इतना डरा है तो जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। खैर, मोहन के पीछे आ जाने के बाद मैं उससे कहता हूं कि तुम फिक्र मत करो, आराम से बैठो और खुद को संभालो। उसके बाद मैं ट्रक चलाता रहता हूं। अब जब मैं ट्रक चला रहा था कि अचानक मुझे अपने ट्रक के साइड मिरर में थोड़ी हलचल महसूस होती है। अब जब मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं कुछ सेकंड के लिए अपनी नज़र उस साइड मिरर की तरफ करता हूं। अब जैसे ही मैंने अपनी नज़रों को साइड मिरर की तरफ किया तो जो मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना डरावना मंजर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। दोस्तों, अब जैसे ही मेरी नज़र उस साइड मिरर पर पड़ती है तो मैं देखता हूं कि सच में एक काला साया मेरे ट्रक के साइड की तरफ मुझे दिखाई देता है। और अब मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो जाता है कि जो भी मेरा खलासी मोहन मुझसे कह रहा था वह सब सच था। दोस्तों, वो साया काफी अजीब तरीके से ट्रक पर चिपका हुआ मुझे नजर आ रहा था। जिस तरीके से कोई छिपकली किसी दीवार पर चिपक कर बैठती है, उसी तरीके से वो साया मेरे ट्रक के साइड में पीछे की तरफ चिपका हुआ मुझे नजर आ रहा था। उस साये को देखकर मैं बुरी तरह से डर जाता हूं और मैं अपने खलासी ही मोहन से कहता हूं, मोहन, तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची थी, वो साया सच में हमारे ट्रक पर ही बैठा हुआ है। मेरी बात सुनकर मोहन और भी डर जाता है और रोते हुए मुझसे कहता है, उस्ताद, कुछ भी करो, मेरी जान बचा लो। मोहन की बात सुनकर मैं एकदम से शांत हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस साये से कैसे बचा जाए। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी वह साया उस ट्रक से साइड से चलता हुआ मेरी खिड़की के काफी करीब आ जाता है। और जब वो साया मेरे ट्रक की खिड़की के पास आ जाता है तो उस चीज को देखकर मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इतना भयानक नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। दोस्तों, मैं देखता हूं कि जब वो साया मेरे काफी करीब आ जाता है तो वह साया एक औरत की तरह मुझे नजर आता है, लेकिन वो दिखने में कोई साधारण औरत नहीं,
बल्कि किसी चुड़ैल की तरह नजर आ रही थी। दोस्तों, उस चुड़ैल ने काली पोशाक पहनी हुई थी। उसके काफी लंबे काले बाल जो कि हवा में लहरा रहे थे, बड़े बड़े दांत और लंबे लंबे नाखून मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसको शब्दों में पिरोना काफी मुश्किल था। उसकी आंखें बिल्कुल आग में जले अंगारों की तरह नजर आ रही थीं। मैं चाहकर भी उससे अपनी नजरों को मिला नहीं पा रहा था। इतना भयानक चेहरा अगर कोई भी देखे तो उसे हार्ट अटैक हो जाए, और शायद अब मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी कुछ देर में मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। और वो जो भी कोई चीज या चुड़ैल थी, वो काफी ध्यान से मुझे बाहर की तरफ से उस शीशे से देख रही थी। मेरे हाथ जैसे मानो स्टीयरिंग पर जाम से हो गए थे। मुझे बस ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा ट्रक पलट जाएगा। लेकिन एक बात की समझ मुझे अभी तक नहीं आई थी। वो जो भी हमारे ट्रक के अंदर अभी तक नहीं आई थी, शायद हमारे ट्रक में लगाई भगवान की जो मूर्ति थी, ये सब उसी की शक्ति थी कि वो चुड़ैल अभी तक हमारे ट्रक के अंदर नहीं आई थी। अब किसी तरीके से उसी तरह ट्रक चलाते हुए मेरा खलासी मोहन मुझसे कहता है, उस्ताद, वो देखो गांव नजर आ गया है। उस्ताद, आप किसी तरीके से अपने ट्रक को गांव तक पहुंचा दो, फिर शायद हम बच जाए। मोहन की बात सुनकर मुझे एक उम्मीद नजर आने लगी कि शायद गांव में पहुंचकर हमारी जान बच सकती है। अब इतना तो मुझे पता चल चुका था कि यह चुड़ैल हमारे केबिन के अंदर आने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रक के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति लगी हुई थी। अब इसी बात को ध्यान में रखकर मैं थोड़ी हिम्मत करके अपने ट्रक को गांव की सीमा के अंदर ले जाता हूं, और फिर हम लोग गांव में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग गांव पहुंचते हैं तो मैं अपनी खिड़की की तरफ डरते हुए देखता हूं कि क्या वह चुड़ैल अभी भी वहीं पर है। लेकिन जैसे ही मैं अपने ट्रक के साइड मिरर में देखता हूं तो मुझे उस तरफ कोई भी नजर नहीं आता। मोहन अभी भी मेरी सीट के पीछे ही बैठा हुआ था। उसके बाद मोहन मुझसे कहता है कि उस्ताद, क्या अभी भी वह साया आपको दिख रहा है? तो मोहन की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि नहीं, मुझे अब कोई भी नजर नहीं आ रहा। मेरी बात सुनकर मोहन चैन की सांस लेता है, और फिर मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिल चुकी थी कि चलो उस चीज से कहीं पीछा छूटा। लेकिन शायद हम गलत थे, क्योंकि अभी भी हम लोगों का पीछा नहीं छूटा था। दोस्तों, उसके बाद हम लोग अपना माल लेकर उस गोदाम में पहुंच जाते हैं, लेकिन गोदाम बंद हो चुका था। अब हमें सुबह का इंतजार करना था। उसके बाद मैं और मेरा खलासी मोहन उस गोदाम के बाहर ट्रक लगाकर पूरी रात उसी ट्रक में बिताते हैं, क्योंकि हम जानते थे कि जब तक हम इस ट्रक के अंदर हैं, हम सुरक्षित हैं। वो पूरी रात हम उस ट्रक से बाहर नहीं आए, और फिर हम लोग ट्रक के अंदर ही सो गए थे। उसके कुछ समय के बाद सुबह हो जाती है, और फिर हम लोग अपना माल डिलीवर करके वापस लौट जाते हैं। अब दिन के वक्त तो हमारे साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन हम दोनों अभी भी उस रात को भूले नहीं थे। उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। अब वापस आकर मैं अपने मालिक से कहता हूं कि 1 से 2 दिन का मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपने घर पर कुछ जरूरी काम है। तो मेरी बात सुनकर मेरे ट्रक का मालिक मान जाता है। दोस्तों, मुझे कोई भी जरूरी काम नहीं था, लेकिन मुझे आराम की सख्त जरूरत थी, क्योंकि मेरा बदन पूरी तरह से टूट रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं बीमार होने वाला हूं। उसके बाद मैं मोहन से भी कहता हूं कि तुम भी 1-2 दिन आराम करो, उसके बाद हम काम पर आएंगे। तो मेरी बात सुनकर वह भी हामी भरता है। उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूं, और घर पहुंचकर वही होता है जो मैंने सोचा था, मतलब कि मैं काफी बीमार हो जाता हूं। मेरी हालत काफी बिगड़ चुकी थी, काफी तेज बुखार मुझे आ रहे थे। यह सब देखकर मेरी बीवी काफी ज्यादा डर जाती है। कोई भी दवा मुझ पर असर नहीं कर रही थी। दोस्तों, जब भी मैं रात को सोता, मुझे वो चुड़ैल अपने सामने हंसते हुए नजर आती, और मैं पूरी रात चीखता रहता था। अब जब ऐसी हालत मेरी बीवी देखती है तो वो थोड़ा बहुत तो समझ ही गई थी कि यह बात सामान्य नहीं है। उसके बाद वो मुझसे पूछती है कि आखिर आपके साथ कोई ऐसी वैसी घटना तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। दोस्तों, मैंने अपनी बीवी को अभी तक इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसके काफी ज्यादा जोर देने पर और अपनी बिगड़ती हालत देखकर मैं सब कुछ अपनी बीवी को बता देता हूं। मेरी बात सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, और अपने हाथ को अपने मुंह पर रखकर काफी ध्यान से मेरी तरफ देखती है,
और फिर मुझसे कहती है कि आपको यह बात मुझसे पहले बोल देनी चाहिए थी। फिर मैं उससे कहता हूँ कि तुम इस बात को सुनकर डर जाती, तभी मैंने तुमसे यह बात छुपाई। उसके बाद वह मुझे आराम करने को कह देती है। मेरी हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। अभी मैं आराम कर ही रहा था कि अचानक मेरे माथे पर किसी का हाथ आता है, और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं एक तांत्रिक को अपने सामने देखता हूं। उस तांत्रिक को मेरी बीवी लेकर आई थी। उसके बाद मेरी बीवी मुझसे कहती है कि आप फिक्र मत करो, यह तांत्रिक बाबा आपको ठीक कर लेंगे। उसके बाद वह तांत्रिक मुझसे कहता है कि बहुत बड़ी गलती कर ली है तुम लोगों ने, वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुमने उसकी सामग्री को भंग किया है और वह काफी क्रोधित भी है। तो उस तांत्रिक की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि बाबा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बाबा मुझे बचा लो। तुम मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहता है, तुम चाहते तो अपने साथी को वह सब करने से रोक सकते थे। तो उस तांत्रिक की बात सुनकर मैं उससे कहता हूं कि बाबा मैंने काफी रोका भी था उसे यह सब करने से, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो मेरी बात सुनकर वह मुझसे कहता है कि तभी तो उसके किए की सजा उसे मिल रही है। अब उस तांत्रिक की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी मेरी बीवी उस तांत्रिक के कदमों में गिर जाती है और उसे कहती है कि बाबा मेरे पति को बचा लो। तो मेरी पत्नी की इस तरह की विनती करने के बाद वह मान जाता है और फिर कुछ मंत्र उच्चारण करता है। उसके बाद वह मेरी पत्नी को उस कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर वह तांत्रिक काफी मंत्रोच्चार करता है और एक विभूति मेरे माथे पर लगाता है। उसकी लगाई हुई विभूति से मैं काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, और काफी चिल्लाने के बाद मैं बेहोश हो जाता हूं। और जब मुझे होश आती है तो मेरे सामने मेरी बीवी और वह तांत्रिक खड़ा था। उसके बाद वह मुझसे कहता है कि अब तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, लेकिन आइंदा इन बातों का ख्याल रहे कि दोबारा ऐसी गलती ना हो पाए। उसके बाद मैं उस तांत्रिक बाबा का शुक्रिया करता हूं और फिर वो बाबा वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूं। अब जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूं तो मैं सोचने लगता हूं कि अगर मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी तो मेरे खलासी जिसने वह सब किया था उसका क्या हाल होगा। मुझे अब उसकी फिक्र होने लगी थी। उसके बाद मैं अपने खलासी को फोन करता हूं, लेकिन मोहन का फोन तो बज रहा था, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। अब मेरे काफी बार फोन करने पर मोहन की पत्नी फोन उठाती है, और जब मैं उससे पूछता हूं कि मोहन किधर है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा, तो उसकी पत्नी काफी जोरों से रोती है। अब उसके ऐसा रोने पर मैं काफी डर जाता हूं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मेरे ज्यादा जोर देने पर उसकी पत्नी मुझसे कहती है कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, ना वह बात करते हैं, और अब तो उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। उसकी बात सुनकर मैं फौरन मोहन से मिलने के लिए उसके घर चला जाता हूं, और जब मैं वहां पहुंचता हूं तो जो मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, मैं देखता हूं कि मोहन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। हट्टा कट्टा मोहन अब एक सूखी लकड़ी की तरह हो गया था। उसका पूरा शरीर काफी पिचक चुका था। इतना कमजोर उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसको देखकर बस ऐसा लग रहा था जैसे यह बस आज या कल का ही दिन निकालेगा। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर मुझे काफी दुख हो रहा था, लेकिन शायद इसका जिम्मेदार वह खुद ही था। उसे उस जगह पड़ी हुई सामग्री को लात नहीं मारनी चाहिए थी। हालांकि मैंने उसे रोका भी था, लेकिन मेरी बात का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। दोस्तों, एक बात और जो मैं आपको बता दूं, मोहन ने जिस लात से उस सामग्री को मारा था वो टांग और पैर पूरी तरह से सड़ चुका था, और डॉक्टरों ने उसकी वो टांग काट ली थी। बेचारे मोहन की इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उसकी बीवी काफी जोर जोर से रो रही थी और उसके 2 बच्चे भी रो रहे थे। अब उनकी यह हालत देखकर मुझे उन पर काफी दया आती है, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि जिस तांत्रिक ने मुझे ठीक किया है, अगर वह मोहन की कुछ मदद कर सके तो कम से कम इन बच्चों से इनके बाप का सहारा तो नहीं छूटेगा। खैर, उसके बाद मैं वापस लौट जाता हूं और अपनी पत्नी से मोहन के बारे में सब कुछ बताता हूं। मेरी पत्नी को भी यह सुनकर काफी दुख होता है, क्योंकि वह भी मोहन को अपने भाई की तरह मानती थी। उसके बाद मेरी पत्नी और मैं उस तांत्रिक को लेकर मोहन के घर चले जाते हैं। दोस्तों,
हम लोग उसी दिन मोहन के घर चले गए थे, जिस दिन मैं पहले उसे देखने गया था, क्योंकि अगर मैं थोड़ी भी देर करता तो शायद मोहन की जान पर बन सकती थी। अब वहां पहुंचकर वह तांत्रिक हम सबको मोहन के कमरे से बाहर निकालता है और फिर कमरा बंद करके अंदर कुछ मंत्र उच्चारण करने लग जाता है। अब कुछ देर बाद मोहन की चीखें उस कमरे से बाहर हमें सुनाई दे रही थीं। वो सिर्फ अपनी माफी की गुहार लगा रहा था कि मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और फिर हम लोगों को काफी भयानक चीखें मोहन की सुनाई देती हैं। अब लगभग 1 घंटे के बाद वह तांत्रिक उस कमरे से बाहर निकलता है और हमसे कहता है कि अब यह ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक होने में काफी महीने लग सकते हैं। उस तांत्रिक की बात सुनकर मोहन की बीवी और हम सब उसका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद वह तांत्रिक हमसे कहता है कि अगर कहीं भी अनजाने में ऐसी कोई भी चीज हमें दिखे जो सामान्य नजर ना आए तो हमें उससे दूरी बनानी चाहिए। उसके बाद हम सब उस तांत्रिक की बात मानकर हामी भरते हैं और फिर वह तांत्रिक वहां से चला जाता है। मोहन को 6 महीनों से ज्यादा का समय लग जाता है ठीक होने में, लेकिन आज मोहन पूरे तरीके से ठीक हो गया है। उसने अब खलासी का काम छोड़कर एक दुकान पकड़ ली है और अब मोहन उसी दुकान को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि कहीं भी अगर अनजाने में आपको कोई ऐसी सामग्री नजर आती है जो आपको लगता है कि किसी तंत्र मंत्र या काले जादू से जुड़ी हुई है, तो गलती से भी उसके पास ना जाए, ना ही उसे छूने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हो सकता है आपकी खुशहाल जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए। दोस्तों, इन सब चीजों से दूर रहें, और अगर आप इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते तो यह काफी अच्छी बात है, लेकिन अनजाने में भी ऐसी कोई गलती ना करें जो आप पर भारी पड़ जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।